हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फोर्थ नोट्स, जिसमें पिछले नोट्स में हम ऑक्सीजन के स्टार रोल तक गए थे। आज उसी स्टार रोल को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे जिब्रेलिन हार्मोन्स पे। तो ऑक्सीजन के स्टार रोल में हम दो रोल की बात किए थे। पहला फोटोट्रॉपिज्म, या इसी में आता है जियोट्रॉपिज्म, और दूसरा सेल इलोंगेशन। सबसे पहले समझ लेते हैं फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। फोटोट्रॉपिज्म जो कोई भी प्लांट, किसी भी प्लांट के टिप पे जो ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन के कारण सेल के एक तरफ यानी कि लाइट के अपोजिट साइड में सेल इलोंगेशन हो जाता है, जिससे कि उस लाइट की तरफ प्लांट मुड़ जाता है, बाइंड हो जाता है। इसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, कोई भी प्लांट है, वो प्लांट का जो रूट होता है वो ग्रेविटी की तरफ जाता है, और उसका जो सूट होता है वो ग्रेविटी से दूर की तरफ जाता है। इसे हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। और रूट का जो जियोट्रॉपिज्म होता है वो पॉजिटिव होता है, और स्टेम या सूट का जो जियोट्रॉपिज्म है वो नेगेटिव होता है। अब दूसरे स्टार रोल की बात कर लेते हैं, सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन में क्या होता है कि एक जनरल सेल ने प्लांट की, तो सबसे बाहरी तरफ सेल होगा, उसके बाद उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, फिर जो सेल वाल है उसमें सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल लगे होते हैं। इसमें होता है क्या है कि अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी जो है इंक्रीज करता है। इंक्रीज होने से अंदर वाटर चला जाता है, और वाटर जाने से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। इसमें फोर्थ क्या होता है कि जो सेल वाल हैं उसमें जो मटेरियल होते हैं वो लूज हो जाते हैं, और लूज होने के बाद उसमें फिर नया मटेरियल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये होता है सेल इलोंगेशन के बारे में, इतना ही पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट हार्मोन्स की बात कर लेते हैं, जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड का सबसे पहले हम डिस्कवरी देखेंगे। तो डिस्कवरी में क्या था, ई क्यूरोसावा नामक एक साइंटिस्ट थे जो जापान में एक राइस प्लांट पे स्टडी कर रहे थे। उस राइस प्लांट को वेकेंट डिसीज था, जिसको हम फॉलिस सीडिंग नामक डिसीज के नाम से भी जानते हैं। उस प्लांट को हुआ क्या था कि उसका जो हाइट था वो नॉर्मल प्लांट से बहुत ज़्यादा था, और वो स्टेराइल प्लांट था, मतलब उसमें फ्लावर या सीड नहीं आते थे, और उसकी जो लीफ थी वो पेल येलो कलर की हो गई थी। यह डिसीज़ एक फंगल डिसीज़ था जो जिब्रेला फ्यूजिकोरिया नामक फंगस से होता था, यानी कि एक फंगल डिसीज़ था। तो ई क्यूरोसावा साहब क्या किया, एक इन्फेक्टेड प्लांट लिए, और इन्फेक्टेड प्लांट से क्या किया कि कोई केमिकल आइसोलेट किए, स्टेराइल फिल्ट्रेट केमिकल आइसोलेट किए, उसको आइसोलेट करके एक नॉर्मल प्लांट पे डाल दिए। स्टेराइल फिल्ट्रेट को एक नॉर्मल प्लांट पे डाल दिए, जिससे क्या हुआ कि उस नॉर्मल प्लांट की हाइट बढ़ गई। और उस केमिकल का फिर एनालिसिस किए तो जिब्रेलिक एसिड था। साइट ऑफ सिंथेसिस की बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये जिब्रेलिक एसिड मिलेगा। तो सबसे पहले तो फंजाई में मिलता है, और दूसरा हायर प्लांट में कहाँ मिलता है, क्लोज टू नोड, जो नोड होते हैं उनके बीच में मिलता है, यानी कि नोड के पास मिलता है, जो इंटर नोड होते हैं उसके बेस पे। और सीड में भी, कुछ जगह सीड में भी पाया जाता है। प्रिकर्सर की बात करें, जिब्रेलिक एसिड का प्रिकर्सर क्या है, तो यह तारपीन का डिराइव है। तारपीन 10 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, और जिब्रेलिक एसिड लगभग 20 कार्बन का एक कंपाउंड होता है। इसका एक और प्रिकर्सर है एसिटाइल को एंजाइम, जो कि डबल कार्बन का एक कंपाउंड है। इससे मेवेलेनिक एसिड बनता है, और मेवेलेनिक एसिड से अगेन जिब्रेलिक एसिड 20 कार्बन का बन जाता है। जिब्रेलिक एसिड के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका मोर देन 100 एग्जाम्पल हैं, GA1 GA2 ऐसे डॉट 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 डॉट। तो 105 एग्जाम्पल के आसपास हैं। जो फर्स्ट डिस्कवर जिब्रेलिक एसिड है वो GA3 है। बायोएसे की बात कर लेते हैं। बायोएसे आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट है। और बायोएसे होता क्या है कि बायोएसे में हम ये टेस्ट करते हैं कि यह प्लांट के किस पर्टिकुलर पार्ट पे वर्क करता है और कितने कंसंट्रेशन में वर्क करता है। तो इसके दो बायोएसे पढ़ना है, पहला बॉर्ले इंडोस्पर्म बायोएसे, और दूसरा ओवरकम ऑफ जेनेटिक डॉर्फिज्म। तो बॉर्ले इंडोस्पर्म बायोएसे के बारे में समझते हैं। एक बॉर्ले सीड लेते हैं, तो बॉर्ले सीड में क्या होता है, इंडोस्पर्म होगा, उसके ऊपर एल्यूरा की लेयर होगा, जो कि एक प्रोटीन लेयर होता है, और उसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है। जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो मेनली एमाइलेज होता है। एमाइलेज क्या करता है कि स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, और फिर
उसी माल्टेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जीए क्या करता है, इसी फंक्शन को, इसी मेल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, फास्ट कर देता है। स्टार्च से माल्टेज बनता है, माल्टेज से शुगर बनता है। और एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें बार्ले सीड रखते हैं, उसमें स्टार्च है, फिर उसमें जीए ऐड कर देंगे तो स्टार्च जो है माल्टेज में कन्वर्ट कर हो जाएगा और माल्टेज प्रेजेंट रहेगा तो उसका हम टेस्ट करके जांच लेंगे, क्योंकि माल्टेज एक रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा बात कर लेते हैं ओवरकम ऑफ जेनेटिक डिसडॉर्फिज्म। जेनेटिक डॉर्फिज्म क्या होता है? जेनेटिक्स में आप पढ़े होंगे कि एक प्लांट होता है जो टॉल होता है। टॉल प्लांट के लिए उसका जीन क्या होना चाहिए, या तो कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब एक टी कैपिटल होना आवश्यक है। और अगर कोई डार्क प्लांट है, छोटा प्लांट है, तो उसका दोनों टी स्मॉल रहेंगे। लेकिन हम उसी डॉर्फ प्लांट पे अगर जीए ऐड कर दें तो वह प्लांट टॉल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, बट उसके जेनेटिक किसी प्रकार का जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक परिवर्तन नहीं होगा। उसका जो जीन है वो स्मॉल टी ही रहेगा। तो जीए इसमें हेल्प करता है कि हम किसी भी डॉर्फ प्लांट के हाइट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन केवल फिनोटाइप बढ़ाएंगे, जीनोटाइप नहीं बढ़ा सकते हैं। अब रोल ऑफ जिब्रेलिक एसिड देख लेते हैं। तो पहला रोल इसका है कि ग्रेप का जो स्टाल्क है और एक्सिस है उसके लेंथ को इंक्रीज करता है। ग्रेप आपको पता है कि बहुत सारे ग्रेप ऐसे होते हैं जिसका स्टाल और एक्सिस बहुत छोटा होता है और उसमें जो ग्रेप लगते हैं बहुत छोटे छोटे लगते हैं। अगर हम उस पर जिब्रेलिक एसिड डाल दें तो उसका एक्सिस और स्टाल्क दोनों इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसमें बड़े बड़े अंगूर लगने लगेंगे। मोर स्पेस फॉर ग्रेप डेवलपमेंट। दूसरा बात कर लेते हैं इसका सेकेंड रोल का। तो इम्प्रूव शेप एंड साइज फ्रूट लाइक पियर एंड एप्पल। पियर और एप्पल का जो फ्रूट होता है उसका शेप एंड साइज इंक्रीज करने का काम जिब्रेलिक एसिड करता है। थर्ड रोल की बात करते हैं तो जिब्रेलिक एसिड राइपनिंग पीरियड बढ़ा देता है फ्रूट की। राइपनिंग पीरियड कैसे बढ़ाता है? जिब्रेलिक एसिड जो है वो राइपनिंग पीरियड ऑफ फ्रूट ऑन ट्री, ऑल फ्रूट नॉट राइप एट वंस, बेटर प्राइस टू फार्मर। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कि टमाटर का पौधा होता है उसमें सारे टमाटर गर्मियों के महीने में एक साथ पकने लगते हैं, जिससे कि ज़्यादातर टमाटर ख़राब हो जाते हैं। तो ये क्या करता है कि राइपनिंग पीरियड को इंक्रीज़ कर देता है, उसको बढ़ा देता है, यानी कि जो फ्रूट हैं उनका जो पकने का टाइम है वो धीरे धीरे पकेंगे, ताकि ज़्यादा दिन तक फ्रूट को सेफ रखा जा सके, जिससे फार्मर को अच्छी कीमत मिल सके। फोर्थ रोल क्या है जिब्रेलिक एसिड की? यह माल्टिंग को प्रमोट करता है, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। यह हेल्प करता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में, जो एथेनॉल इंडस्ट्री है उसमें हेल्प करता है। जैसे एक बीकर लेते हैं, बीकर में बार्ले का सीड डालते हैं, बार्ले का सीड डालने के बाद आपको पता है बार्ले के सीड में एंडोस्पर्म होगा और एंडोस्पर्म में स्टार्च होगा, तो स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इसमें जिब्रेलिक एसिड डालेंगे तो स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। फिर अगले बीकर में क्या होता है कि माल्टेज इन बेब्रिली इसको क्रश करेंगे, क्रश करके माल्टेज अलग कर लेंगे। फिर उस माल्टेज फर्दर डिवाइड होकर ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज से एथेनॉल बनाएंगे। यह था ब्रूइंग इंडस्ट्री। फिफ्थ रोल की बात कर लेते हैं हेस्टेंस जेवेनाइल फेज इन कॉर्निफर्म। कॉर्निफर्म में हेस्टेंस जेवेनाइल फेज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज स्पीड ऑफ जेवेनाइल फेज। जेवेनाइल फेज का जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे एक नॉर्मल जिम्नोस्पर्म कॉर्निफर में क्या आता है? पीनस आता है और सिट्रस आता है। तो पाइनस या सिट्रस में नॉर्मली जो होता है 15 to 20 ईयर बाद उसमें कोन आते हैं और कोन ही आगे चल के सीड बनते हैं। लेकिन अगर जिब्रेलिक एसिड ऐड कर दें तो जुवेनाइल फेज डिक्रीज हो जाएगा और 7 to 8 ईयर में ही कोन आ जाएंगे, कोन से सीड आ जाएंगे। 6 रोल की बात करें जिब्रेलिक एसिड की, तो 6 रोल क्या करता है? ये इंटरनोड की लेंथ को बढ़ा देता है, खासकर कैन शुगर में या फिर शुगर कैन में। शुगर कैन आप जानते हैं गन्ने को कहते हैं, तो गन्ने का जो पौधा होता है उसका जो इंटरनोड होता है उसमें
अगर हम जिब्रेलिक एसिड डाल दें तो इंटरनोड का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि ज़्यादा शुगर बनेगा और ज़्यादा सुक्रोज बनेगा, जिससे ज़्यादा हम शुगर प्राप्त कर सकते हैं। एनसीईआरटी का डाटा है कि पर हेक्टेयर 10 टन हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। 7वें रोल पे आते हैं। 7th रोल बोल्टिंग को प्रमोट करता है, और भी रोजेट हैबिट वाले क्रॉप में। तो रोजेट हैबिट क्या होता है, बोल्टिंग क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लांट कितने टाइप के होते हैं। प्लांट 3 टाइप के होते हैं, एनुअल, बाईएनुअल और पेरिनुअल। एनुअल क्या होता है, जैसे वेट का प्लांट हो गया, राइस का प्लांट हो गया, ये एनुअल है। साल में एक बार उगते हैं, उग के फ्रूट देंगे, फ्रूट देने के बाद डेड हो जाएंगे। बाइनुअल क्या होता है, ये एक साल ग्रो करेंगे और दूसरे साल इसमें फ्लावरिंग और फ्रूट आएंगे। पेरिनुअल क्या होता है, पेरिनुअल में नीम आता है, आम आता है, मतलब हर साल प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है बाइनुअल प्लांट की। एक जैसे हम देख लें कैबेज का प्लांट एक बाइनुअल प्लांट है, जिसमें एक साल जो है ग्रो करता है और सेकेंड ईयर फ्लावर और फ्रूट आते हैं। अगर हम कैबेज का प्लांट देखें तो उसमें नोड होते हैं और नोड पे लीफ लगे होते हैं, और इसका जो इंटर नोड होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है। रोजेट हैबिट नोड इज़ वेरी क्लोज, उसको रोजेट हैबिट कहते हैं। तो इसमें इंटर नोड इलोंगेशन करने के लिए जिब्रेलिक एसिड डालते हैं। जिब्रेलिक एसिड डालने से क्या होता है कि इंटर नोड जल्दी से इलोंगेट हो जाएंगे और इसमें फ्लावरिंग आ जाएगा। बोल्टिंग क्या होता है, प्लांट लाइक कैबेज सो इंटर नोड इलोंगेशन बिफोर फ्लावरिंग, जो क्या कहते हैं, हाँ, बोल्टिंग क्या होता है, कैबेज जैसे प्लांट जो होते हैं वो फ्लावरिंग के पहले नोड इंटर नोड इलोंगेशन शो करते हैं, दिखाते हैं, मतलब उनमें फ्लावरिंग आने से पहले उनका जो इंटर नोड है उसे इलोंगेट करना पड़ता है, उसको हम बोल्टिंग कहते हैं। और ये क्या करता है कि इस बोल्टिंग के प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, मतलब बहुत जल्दी होगा, टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट कर देता है। स्टेरारोल, अगर हम जिब्रेलिक एसिड के स्टेरारोल की बात करें तो स्टेरारोल में पहला रोल है कि जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं वो फीमेल फ्लावर को प्रमोट करते हैं, लेकिन एकमात्र जिब्रेलिक एसिड है जो कि मेल फ्लावर को प्रमोट करता है। सेकेंड स्टेरारोल क्या है कि इट्स प्रमोट इफेक्ट वर्नेलाइजेशन, यानी कि कोल्ड ट्रीटमेंट, वर्नेलाइजेशन आगे डिटेल में पढ़ना है। इट्स प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बारे में एक खास बात कि जितने भी हार्मोन्स हमें पढ़ने हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 हार्मोन्स पढ़ने हैं। 5 हार्मोन्स में से जो साइटोसिन है केवल वही एक बेसिक हार्मोन्स यानी कि बेस हार्मोन्स है, बाकी सब एसिडिक हार्मोन्स हैं। साइटोकाइनिन क्या होता है कि आप सेल डिवीजन वाला चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे। एक सेल होता है, सेल को डिवाइड होने से पहले उसके न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ता है, उसका न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। फिर न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल 2 भागों में डिवाइड होता है, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो साइटोकाइनेसिस प्रमोट करता है साइटोकाइनिन, इसका नाम भी साइटोकाइनेसिस से ही आया है। इट इज़ पार्ट ऑफ सेल डिवीजन। अब हम आगे डिस्कवरी पढ़ेंगे कि साइटोकाइनिन की डिस्कवरी क्या है। तो सबसे पहले स्कोक नामक एक साइंटिस्ट थे जो वर्क कर रहे थे टिश्यू कल्चर पे। स्कोक क्या कर रहे थे कि एक टोबैको प्लांट का स्टेम था, स्टेम के अंदर पित आपको पता होगा, यह एक पेरेन्काइमा सेल होता है जो कि स्टेम के सेंटर में पाया जाता है। उस पित को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद उसे कल्चर मीडियम में डाल दिया, और कल्चर मीडियम में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट था, और ऑक्सीजन के साथ कोकोनट वाटर या फिर ईस्ट स्ट्रेट या फिर कैम्बियम स्ट्रेट डाल के देखे तो क्या हो रहा था कि वह जो पित सेल था वह सेल डिवीजन प्रमोट कर रहा था। मतलब ऑक्सीजन के साथ कोई एक स्ट्रेट यानी कि ईस्ट स्ट्रेट या फिर कैम्बियम स्ट्रेट या कोकोनट वाटर डाल दें तो वह सेल डिवीजन प्रमोट करता है। इससे कंक्लूजन ये निकला कि कोकोनट वाटर या ईस्ट स्ट्रेट या फिर कैम्बियम स्ट्रेट में कुछ ना कुछ है, वो था साइटोकाइनिन। अकॉर्डिंग टू स्मोक डिवीजन इज प्रमोटेड इन टोबैको पीथ ओनली व्हेन इट इज सप्लीमेंटेड विथ कोकोनट वाटर, ईस्ट स्ट्रेट, कैम्बियम स्ट्रेट। जो भी टोबैको का जो पीथ है वो केवल तभी डिवीजन प्रमोट कर रहा है जब उसके साथ कोकोनट वाटर या ईस्ट स्ट्रेट या कैम्बियम स्ट्रेट मिला रहे हैं। फिर एक सेकेंड साइंटिस्ट थे मिलर क्या किए, एक हेयरिंग फिश पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने हेयरिंग फिश के स्पर्म को आइसोलेट किया और उस स्पर्म से उसका डीएनए आइसोलेट किए, उस स्पर्म के डीएनए को आइसोलेट किए। उस डीएनए को आइसोलेट करके एक प्लांट टिश्यू पे डाले, प्लांट टिश्यू पे
डालने के बाद क्या हुआ कि वो स्पर्म जो है वो स्पर्म का डीएनए डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। अब उसी को फॉर्म दी डीएनए साइटोकाइनिन, इससे आइसोलेट एक साइटोकाइनिन आइसोलेट किए जिसका नाम काइनेटिन रखे, जो कि फर्स्ट डिस्कवर साइटोसिन है। काइटिन क्या है? एक N6 परफ्यूरिल एमिनो प्यूरिन है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहला साइटोकाइनिन आइसोलेट और डिस्कवर किसने किया? तो मिलर ने किया। कौन सा था? काइनेटिन था, जो कि एनिमल सोर्स से आइसोलेट किया गया क्योंकि फिश एक एनिमल है। सेकेंड आता है फ्राम जियोमेस या फिर मेज या कॉर्न, एनसाइटी कॉर्न लिखती है। फर्स्ट आइसोलेटेड साइटोकाइनिन जो कि एक प्लांट से था उसको स्कोग ने किया और इसका था जियोटिन। जियोटिन क्या है? जियोमेज के नाम पे ही जियोटिन पड़ा है। तो टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन की बात कर लेते हैं तो 3 टाइप के साइटोकाइनिन होते हैं। काइनेटिन जो कि एनिमल सोर्स से निकाला गया, दूसरा जियोटिन जो कि प्लांट सोर्स से, और तीसरा BAP बेंजाइल एमिनो प्रोटीन। आगे साइट ऑफ सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। साइटोकाइनिन के साइट ऑफ सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, यह जहाँ पे भी यानी कि प्लांट के उस पार्ट में पाया जाता है जहाँ पे सेल डिवीजन होता है, एक्टिव सेल डिवीजन होता है। अब प्लांट के किस पार्ट में सेल डिवीजन होता रहता है? पहला कैम्बियम हो गया, दूसरा रूट टिप हो गया, और तीसरा यंग लीफ हो गया या फिर यंग फ्रूट हो गया। इन सब में जो है सेल डिवीजन चलता रहता है, तो यहाँ पे साइटोकाइनिन पाया जाएगा, क्योंकि साइटोकाइनेसिस बिना साइटोकाइनिन के नहीं होगा। प्रिकर्सर की बात कर लेते हैं कि साइटोकाइनिन किससे प्राप्त होता है, तो ये एमिनो प्यूरिन से प्राप्त होता है, जो कि एक नाइट्रोजिनस बेस है। दूसरा, यह जो है tRNA से एमिनो प्यूरिन बनता है, एमिनो प्यूरिन से साइटोकाइनिन बनता है। अब बाकी साइटोकाइन का बायो एसे और सब आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।